नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं मयूरेश द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्ञानोदय एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग चर्चा कर रहे थे और इस बीच पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ लिया था आर्टिकल 3 तक और आज आर्टिकल 4 को पढ़ करके भाग 1, संविधान के 22 भाग हैं तो उनमें से भाग 1 को हम समाप्त करने वाले हैं। इसके बाद आर्टिकल 368 पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको बार बार संविधान संशोधन जैसे शब्द देखने को मिल चुके हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर संविधान संशोधन होता क्या है। तो सबसे पहले मेरे साथ आर्टिकल 4 को समझने आइए, ठीक है। तब तक आप लोग से उम्मीद होगा कि आप लोग हमारे साथ बढ़िया से जुड़ करके और पढ़ाई लिखाई करें। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद 4 के ऊपर। किसके ऊपर भैया? अनुच्छेद 4 के ऊपर, सॉरी अनुच्छेद 4 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम लोग। अनुच्छेद 4 क्या बोलता है भाई? तो अनुच्छेद 4 यही बोलता है कि संसद यदि अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाओं में, राज्यों अथवा यूटी की सीमाओं में परिवर्तन करे अच्छा, इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके कोई कानून बनाए। समझ गए? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी कानून बनाए। ऐसा भी बल्कि लिख ही लीजिए, ऐसा ही लिख लीजिए कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई कानून बनाए। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई कानून का निर्माण करे, कोई कानून का निर्माण करे या किसी कानून का निर्माण करे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल 368 के तहत 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। इसका मतलब आपको क्या चल रहा है भाई पता? कि यहाँ पे हम लोग संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं मानेंगे। इसका अर्थ यही हुआ कि आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करके अगर कोई भी कानून का निर्माण किया जा रहा है तो वो किस प्रकार से किया जाता है? संसद वो प्रक्रिया साधारण बहुमत के द्वारा करती है। तो यहाँ पे आर्टिकल 368 में होता क्या है? यहाँ पे आपको विशेष बहुमत का आवश्यकता होता है। ये बड़ा विशिष्ट प्रावधान है, इस पे आगे चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या कह सकते हैं कि अनुच्छेद 4 कुल मिलाकर के आर्टिकल 4 क्या कर रहा है? ये जो आपका आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्पष्टीकरण दे रहा है। क्या कर रहा है भैया? स्पष्टीकरण दे रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए कार्यों को हम लोग क्या नहीं मानेंगे? कोई भी कार्य अगर आर्टिकल 2 अथवा 3, आर्टिकल भी लिख लेता हूं, अगर आर्टिकल 2 अथवा 3 के तहत कोई भी कार्य किया जा रहा है, कोई भी कानून बनाया जा रहा है, तो इस बनाए गए कानून को हम लोग संविधान संशोधन का संज्ञा नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे भैया? इस प्रक्रिया को हम लोग संविधान संशोधन नहीं कहेंगे। संविधान संशोधन यह नहीं है, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 4 में। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ा कि इस तरह का कानून हमको बनाना पड़ा, कि इस तरह का स्पष्टीकरण क्यों आवश्यक था। तो हम जानते हैं कि हम लोग आज़ाद हुए हैं वर्ष 1947 में। आप कब आज़ाद हुए हैं भाई? वर्ष 1947 में हमें आज़ादी मिली। और आप जानते हैं कि वर्ष 1950 से आप क्या हैं?
आप गणतंत्र हैं, अर्थात आपके संविधान का निर्माण हो चुका, आपका संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया इस दिन, ठीक है। तो जो हमारे संविधान निर्माता हैं, हमारा जो संविधान है इसे पता था, या फिर जो हमारे संविधान निर्माता संविधान सभा के लोग हैं, संविधान सभा के जो लोग हैं, इन्हें यह बात अच्छे से पता था कि भविष्य में राज्यों की सुविधाओं हेतु, राज्यों की जनता की सुविधाओं हेतु संसद को क्या करना पड़ेगा भैया? संसद को राज्यों की सीमाओं में या राज्यों के सीमाओं से संबंधित कानून बनाने पड़ेंगे। कानून क्या करने पड़ेंगे भैया? कानून बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए इस प्रकार के अधिकार आपको दे दिए गए। जैसे आप देखेंगे कि ये स्पष्टीकरण इसलिए संविधान सभा ने दिया क्योंकि केंद्र की सरकार अगर किसी प्रकार का बदलाव कर रही है, केंद्र की सरकार अगर किसी प्रकार का क्या कर रही है? बदलाव कर रही है, तो ये बदलाव आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा भैया? आर्टिकल 2 का प्रयोग करके और आर्टिकल 3 का प्रयोग करके इस तरह का बदलाव किया जाएगा। तो केंद्र की सरकार जब इस प्रकार के प्रक्रिया को अपना रही होगी तो इस क्रम में आप देखेंगे कि केंद्र की सरकार का विरोध न किया जाए कि भैया आप तो संविधान संशोधन करने लगे, आप तो संविधान को पलटने लगे, ये विरोध न हो और केंद्र की सरकार को इस प्रकार के कदम को उठाने में आसानी हो। क्या हो? आसानी से इस प्रकार के कार्य केंद्र की सरकार कर सके, इसलिए और ये विरोध न हो, इसलिए यह स्पष्टीकरण दे दिया गया कि भैया देखिए, ये स्पष्टीकरण इसलिए दिया गया कि भाई देखिए, केंद्र की सरकार अगर इस तरह का स्पष्टीकरण, केंद्र की सरकार अगर कोई भी इस तरह का कार्य कर रही है तो वह सीधे सीधे संविधान संशोधन नहीं कर रही है, क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत हम जानते हैं कि साधारण बहुमत से केंद्र की सरकार किसी भी कार्य को कर सकती है, ठीक है, साधारण बहुमत के द्वारा। तो यही माना जाएगा कि केंद्र की जो सरकार है यह साधारण बहुमत के द्वारा ही इन कार्यों को कर रही है। आर्टिकल 4 बस सीधा सीधा क्या कर रहा है? स्पष्टीकरण दे रहा है कि इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बस इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि 2 और 3 में अगर कोई बदलाव किया जा रहा है तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अच्छा, एक और बात आप देखेंगे कि अगर आर्टिकल 2 व 3 का प्रयोग अगर किया जा रहा है, आर्टिकल 2 व 3 का प्रयोग अगर किया जा रहा है तो आप पाएंगे कि स्वतः ही आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करने का मतलब ही हुआ कि केंद्र की जो सरकार है यह किसी राज्य की सीमा को या तो बढ़ा रही होगी या तो घटा रही होगी, किसी यूटी की सीमा को या तो बढ़ा रही होगी या घटा रही होगी। तो इस तरह की प्रक्रिया जब भी केंद्र की सरकार कर रही है, संसद जब भी इस प्रकार का कार्य कर रही है, तो आप पाएंगे कि अनुच्छेद 2 और 3 में अगर परिवर्तन किया जाता है तो स्वतः ही 2 अनुसूचियों में भी परिवर्तन हो जाता है। अनुसूची 1 में परिवर्तन हो जाता है, अनुसूची 1 व अनुसूची 4 में भी स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। अनुसूची 4 में क्या? अनुसूची 1 में आप लोग जानते हैं, सुंदर एक लिख देता हूं, अनुसूची 1 में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है भैया? अनुसूची 1 में लिखा हुआ है राज्यों की सीमाओं के विषय में। तो जब किसी यूटी या राज्य की सीमा को घटाइएगा, बढ़ाइएगा तो उसका राज्य का सीमा तो परिवर्तित होगा। तो अनुसूची 1 में परिवर्तन हो गया। अनुसूची 4 में क्या है? इस बात को देखिए, अनुसूची 4 में चर्चा है राज्यसभा के सांसदों की संख्या के विषय में। राज्यसभा सांसदों की संख्या के विषय में, संख्या के
विषय में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो बताइए, अगर किसी राज्य की सीमा को आप बदल रहे हैं तो उसमें आप पाएंगे कि अगर सीमा परिवर्तित कर दिए, यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए, यहाँ पे देख लेंगे आप लोग कि ये कोई मान के चलिए कि राज्य था, ये उत्तर प्रदेश था, ये मध्य प्रदेश था, ये झारखंड था, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ विधानसभा का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ राज्यसभा की सीटें भी होंगी। कहाँ कितनी सीटें हैं आप लोग देखेंगे या बताएंगे कमेंट में। तो यूपी में कितने राज्यसभा, एमपी में कितने राज्यसभा सांसद। अगर आप इसका डिवीजन कर दें यूपी का, इस प्रकार से यूपी का एक भाग इधर एक भाग इधर कर दें, एमपी का एक भाग इधर एक भाग इधर कर दें, इसी तरह से झारखंड का सीमा भी आप बदल दें, इसका मतलब क्या हुआ, राज्यसभा के संसद भी बटेंगे ना, ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी बटेंगे। अगर ये भी बट गए तो राज्यसभा के सांसदों के संख्या के विषय में जो चर्चा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्यसभा के सांसदों की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बदल जाएगी। तो आप जहां जहां पॉलिटी पढ़े हैं या जो जो लोग पॉलिटी के एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ करके एक बार देखिएगा, बालकों से, कि भैया तुम बहुत अच्छे से पॉलिटी को पढ़े हो, ऐसा दावा करते हो, तो ये बता दो कि अगर आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करके राज्य या यूटी की सीमा में परिवर्तन किया जाता है तो कौन सी जो 2 अनुसूचियां हैं जिसमें स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। तो आप पाएंगे कि अनुसूची, ये एक प्रश्न भी बन सकता है, तो अनुसूची 1 और 4 में स्वतः परिवर्तन हो जाता है, 2 और 3 में अगर आप परिवर्तन करते हैं। और यही चीज का स्पष्टीकरण अनुच्छेद 4 दे रहा है कि इसको हम संविधान संशोधन का संज्ञा नहीं देंगे। यही कुल मिला के आपका आर्टिकल 4 है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें। मुझे लगता है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर भी लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके जब मैं हटा हूं तब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे आप समझिए कि आखिर संविधान संशोधन किसे कहते हैं। अब हम लोग जिस चीज को समझने वाले हैं वो है संविधान संशोधन। क्या है भैया, संविधान संशोधन, सॉरी संविधान, ओहो, संविधान संशोधन। आखिर संविधान संशोधन क्या होता है भाई, ये हम लोगों को देखना है। तो आप देखिए संविधान संशोधन क्या होता है। पहले इसका हमको शाब्दिक अर्थ समझना होगा। क्या समझना होगा भाई, इसका शाब्दिक अर्थ समझना होगा। शाब्दिक अर्थ इसका समझिए क्या है। शाब्दिक अर्थ मैं आपको समझा दूं। देखिए शाब्दिक अर्थ इसका क्या है भाई, शाब्दिक अर्थ इसका सीधा है कि संविधान या व्यवस्था में, संविधान अथवा व्यवस्था में जब किसी नई व्यवस्था को ऐड किया जाता है, जब किसी नई व्यवस्था को ऐड किया जाता है, नई व्यवस्था को जोड़ा जाता है अथवा पुरानी व्यवस्था को किया जाता है, बदला जाता है। अर्थात कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि संविधान में कुछ परिवर्तन किया जाता है। संविधान के प्रावधानों में जब भी, संविधान के प्रावधानों में जब भी कोई परिवर्तन किया जाता है तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग संविधान संशोधन का संज्ञा दे देते हैं। संविधान संशोधन का इस विषय को हम लोग संज्ञा दे देते हैं। जब भी आप पुराने कानून को बदल रहे हैं, उसमें कुछ नया ऐड कर रहे हैं, तो इसी को आप संविधान संशोधन बोल देते हैं। इससे नया तो कुछ है नहीं। या ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई नई विधि लागू की जाए, क्या की जाए भाई, कोई नई विधि जब लागू की जाए, कोई नई विधि जब लागू की जाए तो इस प्रक्रिया को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, इस प्रक्रिया को भी संविधान संशोधन का संज्ञा हम लोग दे देते हैं। तो 2-3 आपको मैंने ये बता दिया कि संविधान संशोधन बोलते किसको हैं। अब देखिए संविधान संशोधन जो है ये मैं आपको बताता चलूं कि इसका चर्चा किया हुआ है भैया आर्टिकल संविधान के भाग 20 में। इसका चर्चा कहाँ पे किया हुआ है भाई, संविधान के भाग 20 में, भाग 20 में इसका चर्चा किया हुआ है। भाग 20 के अंतर्गत आता है आपका आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में इसका चर्चा किया हुआ है। आर्टिकल 368 के अंदर इसका चर्चा किया हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 368 क्या बताता है भाई,
ये देखते हुए चलेंगे तो आर्टिकल 368 संसद को अधिकार देता है, संसद को अधिकार देता है, अधिकार देता है। किस बात का अधिकार देता है भाई? तो संविधान संशोधन का ना, किस बात का? संविधान संशोधन का अधिकार देता है। अच्छा, क्या संविधान संशोधन संसद में ही किया जा सकता है या फिर लेजिस्लेचर्स भी, यानी विधानसभा और विधानमंडल के सदस्य भी ये परिवर्तन कर सकते हैं? तो इस बात को देखिए, विधानसभा अथवा विधानमंडल, विधानसभा अथवा विधानमंडल, क्या ये लोग भी इस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं? क्या ये लोग भी संविधान संशोधन कर सकते हैं? संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन बिल क्या विधानमंडल और विधानसभा में भी पारित किया जा सकता है अथवा लाया जा सकता है? क्या ये बिल यहाँ पे लाया जा सकता है अथवा पास किया जा सकता है? ये क्वेश्चन मार्क है। तो आप देखेंगे कि विधानमंडल ऐसा लिख लें, राज्य विधानमंडल अथवा राज्य विधानसभा, राज्य विधानमंडल अथवा राज्य विधानसभा, यहाँ संविधान संशोधन से संबंधित बिल को, संविधान संशोधन से संबंधित बिल को नहीं लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है ना भाई? ये बिल जब भी आएगा तो ये बिल संसद में ही आएगा। कहाँ आएगा भाई? ये बिल जब भी आएगा तो ये बिल हमेशा और हमेशा देश की संसद में ही आएगा। ये अधिकार संसद को ही हमने दिया हुआ है, बाकी कहीं अन्य जगह पे ये अधिकार हमने नहीं दिया हुआ है। आगे देखेंगे आप लोग, मैं समझता हूँ शायद ये भी आप लोगों को दिखे में भी। तो आप यहाँ देखेंगे, बाकी ये संविधान संशोधन और कौन कौन कर सकता है भैया? तो ये संविधान संशोधन मतलब संविधान संशोधन बिल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है और अंतिम में ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। कहीं भी आप ला सकते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में और अंतिम में प्रेसिडेंट महोदय का क्या चाहिए भाई? हस्ताक्षर चाहिए। इनका क्या चाहिए? इनका हस्ताक्षर अथवा सिग्नेचर चाहिए, दोनों एक ही बात है। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी सदन में इस बिल को लाया जाता है। क्या किया जाता है? दो में से किसी भी सदन में इस बिल को लाया जाता है। इस बिल को लाया जाता है। अब देखेंगे आप लोग, दो सदन का अर्थ क्या हुआ भाई? एक तो हुआ लोकसभा, दूसरा हुआ आपका राज्यसभा। तो इन दो में से कहीं भी आप इस बिल को लेकर के आ सकते हैं, लोकसभा में भी लेकर के आ सकते हैं और राज्यसभा में भी, कहीं भी आप संविधान संशोधन का बिल लेकर के आ सकते हैं। अच्छा, इस बिल को जब आप एक बार लेकर के आ गए तो इसके बाद आपको विशेष बहुमत से इसको पारित करना होता है। क्या करना होता है? विशेष बहुमत से इसको पारित करना होता है। आपका विशेष बहुमत से इसको पारित करना होता है। आप जहां भी लाए हैं, विशेष बहुमत क्या होता है? अब इस बात को समझ लेंगे भाई। विशेष बहुमत क्या होता है भाई? विशेष बहुमत होता है सदन की कुल संख्या का बहुमत। विशेष बहुमत का तात्पर्य क्या हुआ? सदन की कुल संख्या का बहुमत, सदन की कुल संख्या का बहुमत। बहुमत कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर 543 सीटें हैं संसद के अंदर और संसद में ये बिल लाया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी संसद में कम से कम 572 लोगों का अगर बहुमत है तो ये बिल एक तरह से पास हो सकता है। इसके बाद देखेंगे दूसरा कंडीशन क्या है भाई? दूसरा कंडीशन ये है कि आपके जो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं, उपस्थित व मतदान करने वाले लोगों का, मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत अगर ये आप प्राप्त कर लिए
ये देखिए, ये दो कंडीशन है, कंफ्यूज नहीं होंगे भाई। सदन की कुल संख्या का बहुमत आपको लेना है। अगर लोकसभा में पास कर रहे हैं तो कम से कम 572 लोगों का ले लीजिए। इसके बाद अगर 272 लोगों का आपको बहुमत मिल जाए, इसके बाद मान लीजिए कि जिस दिन ये बिल आया 272 लोगों ने आपके साथ एग्री किया था, उसमें से 2/3 लोग अगर आपको इसका बहुमत प्रदान कर दे, मतलब आपके पक्ष में वोट कर दें कि हाँ भाई ये संबंधित बिल संविधान संशोधित किया जा सकता है, इसके साथ हैं हम, इस बिल के साथ, तो आपको ये विशेष बहुमत प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए बिल अगर सबसे पहले लोकसभा में आया है तो लोकसभा से राज्यसभा भेजा जाएगा, और यही बिल राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा से लोकसभा में भेजा जाएगा। फिर अगले सदन में भी अगर ये पारित हो जाता है तो ये बिल सीधे सीधे हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास चला जाएगा, और प्रेसिडेंट साहब क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे अपना, और इनके सिग्नेचर के साथ ही हमारा संविधान संशोधन क्या हो जाएगा भाई, हमारा संविधान संशोधन का प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा, है ना। ये प्रक्रिया होता है संविधान संशोधन विधेयक को लेकर के। तो आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें भी बहुत सारा कारण है, ये भी मैं आपको बता दूं अगले 5-7 मिनटों में। आप एक स्क्रीनशॉट कर लें भाई। हाँ चलिए, मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट किया है और प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे आप। अब आगे देखिए, आगे हम देख रहे हैं संविधान संशोधन बिल को। किसको देख रहे हैं भाई, संविधान संशोधन को हम लोग समझने चल रहे हैं। किसको, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। आप जब भी संविधान संशोधन बिल को लेकर के आते हैं तो संविधान संशोधन बिल में राष्ट्रपति के पूर्वानुमति, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आपको आवश्यकता नहीं होती है। पूर्वानुमति की आवश्यकता, पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ कि आपको पूछना नहीं है कि राष्ट्रपति जी हम ये बिल लेकर के आने वाले हैं, क्या लाएं, ये आपको नहीं पूछना है। आप सीधे सीधे इस बिल को लेकर के आ सकते हैं। दूसरा कंडीशन देखेंगे आप लोग, अगर संविधान संशोधन बिल को सरकार का मंत्री कोई लेकर के आ रहा है, कौन लेकर के आ रहा है भाई, सरकार का मंत्री अगर इस बिल को लाए, संविधान संशोधन बिल को, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सरकारी बिल या सरकारी विधेयक। इसको क्या बोलेंगे, सरकारी विधेयक कह करके पुकारेंगे। और यही सेम कंडीशन आप ले लीजिए, अगर इसको कोई गैर सरकारी साधारण सांसद लेकर के आ रहा है, कहने का अर्थ ये हुआ कि अभी बीजेपी की सरकार है तो कोई कांग्रेस का अगर सांसद अथवा समाजवादी पार्टी का कोई सांसद अगर संविधान संशोधन बिल लेकर के आ रहा हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग गैर सरकारी विधेयक बोलेंगे। कैसा विधेयक का संज्ञा देंगे भाई, इसे गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक कहेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, गैर सरकारी विधेयक का इसको संज्ञा दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये संविधान संशोधन दो प्रकार से किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, ये संविधान संशोधन दो प्रकार से किया जाता है। अब ये दोनों प्रकार कौन कौन से हैं भाई, तो सबसे पहले तो ए प्रकार हम लोग देख लेते हैं। ए कंडीशन में किस प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है, इसके बाद हम लोग समझते हुए चलेंगे बी कंडीशन को भी कि यहाँ पे क्या किया जाता है। ए कंडीशन में देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ इन दोनों से आपने क्या प्राप्त कर लिया भैया, विशेष बहुमत प्राप्त कर लिया। विशेष बहुमत कैसे प्राप्त किया ये मैंने बता दिया। विशेष बहुमत प्राप्त किया, विशेष बहुमत प्राप्त करने के बाद आपने प्रेसिडेंट का अर्थात राष्ट्रपति महोदय का, राष्ट्रपति का क्या प्राप्त कर लिया, सिग्नेचर प्राप्त कर लिया, अर्थात हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया, सिग्नेचर। इसके बाद ये बिल क्या हो गया भाई, ये बिल आपका पारित हो गया, है ना। ये पहला प्रक्रिया हुआ। दूसरा प्रक्रिया, अगर राज्य के संबंधित, राज्य से संबंधित कोई आप बिल ला रहे हैं तो आपको क्या करना होता है कि आप दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कर लिए। कोई ऐसा बिल अगर आप लेकर के आ रहे हैं जो राज्य की शक्तियों को प्रभावित कर रहा हो, किसकी शक्तियों को, राज्य की शक्तियों को प्रभावित करने वाला अगर कोई
राज्य की शक्तियों को प्रभावित करने वाला अगर आप कोई बिल लेकर के आ रहे हैं, करने वाला कोई बिल अगर आप लेकर के आ रहे हैं, तो आपको बी कंडीशन का प्रयोग करना होगा। और यहाँ पे क्या करना होगा, बी कंडीशन का प्रयोग करते हुए दोनों सदनों से क्या प्राप्त करना होगा, दोनों सदनों से विशेष बहुमत आपको प्राप्त करना होगा, है ना भाई। विशेष बहुमत आपको प्राप्त करना होगा। विशेष बहुमत के बाद प्रेसिडेंट का आपको क्या प्राप्त करना होगा, हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या किया जाता है कि आधे से अधिक, तीसरा कंडीशन आपको क्या करना है कि आधे से अधिक, भाई राज्य का शक्ति आप ये कर रहे हैं ना, राज्य की शक्तियों को आप प्रभावित कर रहे हैं, तो आधे से अधिक विधानमंडल, आधे से अधिक विधानमंडलों का, विधानमंडलों में आपको क्या करना होता है भाई, साधारण बहुमत से इसे पारित करवाना होता है। साधारण बहुमत से इसे पारित करवाना होता है। जितने भी विधानमंडल आपके यहाँ हैं उनमें से अगर आधे से अधिक विधानमंडल इसको पारित कर दे तो क्या हो जाएगा, इस पारित करने के बाद विधानमंडल भी अगर आधे से अधिक इसको पारित कर दे तो पारित होने के पश्चात ये विधेयक जो है, संविधान संशोधन विधेयक, ये क्या हो जाएगा भाई, ये एक एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक एक्ट के रूप में बन जाएगा। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि भैया आप ये बताइए कि इस तरह का काम हमको क्यों करना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे राज्य की शक्तियों को प्रभावित करने का बात हो रहा है, और आप जानते हैं कि भारत की विशेषता कैसी है, भारत संघात्मक तो है ही, भारत एकात्मक भी है। भारत के संविधान में एकात्मकता का लक्षण तो दिखता ही है, एकात्मकता का लक्षण तो दिखता ही है। इसके अलावे आप पाएंगे कि यहाँ पे संघात्मकता का भी लक्षण दिखता है, संघात्मकता का लक्षण दिखता है। एकात्मक व्यवस्था में आप जानते हैं केंद्र मजबूत होती है, और संघात्मक व्यवस्था में राज्यों का भी अपना एक योगदान होता है। अब देखिए राज्यों का योगदान कहाँ होता है, मान के चलिए कि केंद्र की सरकार कोई एक बिल ला रही थी जिसमें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई बिल लेकर के आ रही है। केंद्र की सरकार राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कोई संविधान संशोधन से संबंधित कोई संविधान संशोधन बिल अगर लेकर के केंद्र की सरकार आ रही है, अथवा संसद अगर इस प्रकार का कोई बिल लेकर के आ रही है, तो आप क्या देखते हैं, संसद इस प्रकार का कोई बिल लेकर के आती है तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में राज्यों का अपना एक बहुत ज्यादा योगदान होता है। राज्यों के जो एमएलए एमएलसी होते हैं उनका भी भयंकर योगदान होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो मान के चलिए कि अगर भारत सरकार ने अभी कोई बिल लाया जिसमें कहा कि भाई राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो क्या हो रहा है, राज्य की शक्तियां प्रभावित हो रही है ना, राज्य की शक्तियों को आप छीन रहे हैं। तो इसलिए इस तरह का प्रावधान किया गया। इसके अलावा आप एक बी कंडीशन देख लीजिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट की शक्तियों से संबंधित कोई, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से संबंधित कोई बिल पारित हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट से संबंधित कोई बिल पारित किया जा रहा हो। कैसा बिल, संविधान संशोधन बिल अगर पारित किया जा रहा हो, तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि राज्यों की शक्तियां प्रभावित होती हैं। राज्यों की शक्ति क्या होती है, प्रभावित होती है। इसलिए आप मान करके चले कि इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि राज्यों की शक्तियां भी बहुत अधिक प्रभावित न हो, राज्यों के अधिकारों को भी कोई व्यक्ति छीन न ले। इसलिए आर्टिकल 368 के तहत राज्यों से संबंधित अगर आप कोई शक्तियों से संबंधित कोई बिल ला रहे हैं तो आपको राज्यों का भी थोड़ा सा अनुमति लेना आवश्यक हो जाता है।
ये बात मैंने कहा। जैसे एक उदाहरण से मैंने समझाया भी था कि अगर आपके पास कोई घर है और उस घर में आप तेल लाइए, मसाला लाइए, उसमें फूल पत्ती लगाइए, उसको सजाइए, तब तक तो कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने घर का कांच तोड़ना हुआ, दरवाजा तोड़ना हुआ, दीवार तोड़ना हुआ, छत गिराना हुआ, तो इसके लिए परिवार के सदस्यों से भी अनुमति लेना या उनका राय लेना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बी कंडीशन में राज्यों का राय लेना भी जरूरी बताया गया। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप एक स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आपके पास अच्छा सा नोट्स हो। मुझे लगता है कि होपफुली ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आर्टिकल 368 को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और आर्टिकल 4 को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम लोग भाग 5 में जो कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक चर्चा किया गया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 5 का व्याख्या शुरू करेंगे और पॉलिटी से संबंधित जितने भी प्रश्न चाहे जिस एग्जाम में बने, उस एग्जाम में इसी बोर्ड से आएंगे, ऐसी गारंटी के साथ मैं आपको ये क्लास पढ़ा रहा हूं। तो सुंदर नोट्स भी आपके साथ होने चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आपका लाइक और कमेंट भी आ जाए हमारे पास तो हमें और एनर्जी मिलती है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।